साथियों, GLCIS में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं गुरुजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज। MPPSC प्री जो 21 मई को है 2022 का प्री, उसके लिए श्रेष्ठ सीरीज। इससे अच्छा रिवीजन, इससे बढ़िया कंटेंट संभवतः उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्योरिटी से पूरी मेहनत की गई है। हालांकि अन्य विद्वान भी बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, उनकी मेहनत का भी पूरा लाभ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आज अपन देखेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज में यूनिट 2 इंडियन हिस्ट्री। 9 से 10 प्रश्न इस वाले पार्ट से आते हैं। 2 से 3 प्रश्न ऐसे रहते हैं जैसे कोई अजीबोगरीब कथन दे दिया, मध्यकाल से संबंधित कोई अजीबोगरीब शब्दावली दे दी। ठीक है, फिर भी प्रयास ये किया गया है कि जो प्रश्न प्रेडिक्टेड बन सकते हैं उन सारे तथ्यों को लिया गया है। प्लस इतिहास का रिवीजन आप नहीं कर पाए, आप पटवारी की परीक्षा में उलझे हुए थे, आप MPPSC से निराश होने के कारण अच्छे से डीप से नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आप घर में रहते हैं और आपके पास इतने संसाधन नहीं है, आप शिक्षकों के सानिध्य में ऑफलाइन क्लासेस में नहीं है। उन सारी समस्याओं का समाधान इस रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज में किया गया। साथ ही इसको वन लाइनर नोट्स ऐसा नहीं मानना है, ये वन लाइनर नोट्स नहीं है, ये एग्जाम को क्रैक कराने वाला कंटेंट है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप ब्रह्मास्त्र और रामबाण सीरीज के साथ साथ GLCIS MPPSC पर ऐप पर जो अपनी टेस्ट सीरीज है उस पर 20% डिस्काउंट भी लागू कर दिया। बच्चों की बार बार मैसेज आ रहे थे कि साहब एग्जाम बहुत पास है, प्राइस ज़्यादा है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता प्राइस उतना ज़्यादा उसका, लेकिन बच्चों की उस मांग पर 20% का आपको कूपन कोड भी वहाँ पे दिया गया, उसको अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इसके साथ लगाओ, परिणाम स्वयं अपने हाथों में देखिएगा। और इसकी PDF जो है वो 1-2 दिन बाद संशोधित, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती है, त्रुटियाँ बोलने में हो जाती है, प्रिंट में हो जाती है, टाइपिंग में हो जाती है, तो संशोधित होकर आपको ऐप पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी ऐप पे मिलेगी। और एक विशेष बात, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अनिवार्य ऐप है। दूसरी उससे भी विशेष बात कि 21 तारीख तक आपको इस प्लेटफॉर्म पे बने रहना और जी जान लगा के तैयारी करनी है। 21 के बाद जब आप पेपर दे के आ जाएंगे तो आप कंटिन्यूस खुद इस चैनल को फॉलो करेंगे अच्छे से, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि प्योरिटी क्या होती है। आइए शुरू करते हैं अपन इतिहास के अध्ययन में। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, पूरा किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और समयबद्ध तरीके से इसको खत्म कर लेंगे। आज एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट। सबसे पहले शब्द आता है प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अपने ये ब्रुस साहब जो है उन फोटोग्राफ में दिख रहे हैं। वाह विजय सर, वाह, बड़ा आनंद आ गया, ये भी बड़े सम्मानित हुए, बड़ा आनंद आया। प्री हिस्ट्री मतलब ऐसा इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है। मानव था, मानव की गतिविधियां थी, उनके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य मिले लेकिन स्क्रिप्ट नहीं मिली, लिखित नहीं मिले। तो जो लिखित साक्ष्य का अभाव है उससे अपन क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिपि ज्ञान के अभाव में हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे सिंधु सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं भाव चित्राक्षर लिपि में, 450 से अधिक चित्र, लेकिन उनके भाव क्या हम समझ नहीं पा रहे। वो आद्य इतिहास ऐसा बीता हुआ जिसके पुष्ट लिखित प्रमाण है, साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। मतलब तार्किक विगत जो है उसको अपन इतिहास कहते हैं। भारत में ये लगभग 600 ईसा पूर्व से लेके अभी तक का जो समय है उसको पूर्ण रूप से इतिहास में लेते हैं। इसके पहले का जो है उसका भी बहुत कुछ लिखित मिलता है, लेकिन सब कुछ लिखित नहीं मिलता। पूरा पाषाणकालीन के प्रथम खोजकर्ता कौन माने जाते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रथम पूरा पाषाणकालीन स्थल जहां से ये साक्ष्य खोजे गए तो ये खोजे थे रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। कहां से खोजे गए थे, पल्लावरम मद्रास से। और कब, 1863 में। और पल्लावरम कहां आता है, तमिलनाडु में। तो ध्यान में रखना, प्रथम पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य जो है वो कहां से मिले, पल्लावरम, तमिलनाडु, 1853। किसके द्वारा खोजे गए, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। नेक्स्ट पेज, पूरा पाषाण काल की प्रमुख घटना। पूरा पाषाण काल की प्रमुख घटनाओं में एक ही विशेष बात ध्यान रखने की, आदमी ने आग को पहचान लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो आग जला के उसको काम मध्यकाल में लेने लगा वो उसको, मतलब आग को प्रॉपर जलाना और उसको काम लेना क्रमबद्ध रूप से उसका उपयोग मध्यकाल में हुआ, लेकिन आग का आविष्कार उसने पूरा पाषाण काल में देख लिया था। मध्य पाषाण काल में क्या है, मेन चीज ये है कि मानव ने ये भी सीख लिया कि बड़े बड़े पत्थर नहीं उठाने हैं, अपने को नुकीले पत्थर रखने हैं। आकार छोटा हो लेकिन नुकीले हो, वार अच्छा करे, घाव करे, गंभीर, नहीं समझे। तो ऐसे लघु नुकीले औजार होते थे और इनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। मध्यकालीन लघु पाषाण नुकीले औजारों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ। प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल, अब यहां से प्रश्न आता है, आदमगढ़, होशंगाबाद, सबसे प्राचीन पशु के साक्ष्य, बागोर राजस्थान, पहली पिछली बार आहड़ सभ्यता के बारे में पूछा, आहड़ बागोर मध्य प्रदेश PSC के द्वारा। तो ये राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के अंदर, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है उसे।
तो वहां से मिले हैं बनास नदी की सहायक नदियों के किनारे, और तांबे के और इनके बहुत सारे प्रमाण मिले। तो ये बागो राजस्थान। भीमबेटका रायसेन, अपन जानते ही हैं भीमबेटका रायसेन, ये भीम बेटका की चित्रकला है, हरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऊपर आदमगढ़। नवपाषाण काल की प्रमुख अवधि। अब नवपाषाण काल में क्या हो गया कि वर्तमान आधुनिक जीवन शैली का आधारभूत आधुनिक स्वरूप नवपाषाण काल या न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था। कैसे? खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन करना शुरू कर दिया था। परिचित पहले था, लेकिन अब बोकर उसको उगाना, मतलब कृषि का सही तरीके से प्रारंभ। पहिए का आविष्कार कर लिया ताकि घूमती चीजें। कुंभकारी कला मतलब बर्तन बनाने की कला। इससे पहले बर्तन काम में लेता था लेकिन सही तरीके से बना के नहीं, लेकिन अब प्रॉपर वैज्ञानिक रीति रिवाज से बनाकर बर्तन काम लेने लग गया। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से होते हैं, प्राप्त होते? तो लहुरा देव भी देखने को मिलेगा, कोल्डी हवा भी देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों नाम ध्यान में रख लेने हैं। अभी एग्जाम का फाइनल टाइम है, कंफ्यूजन क्लियर करने का टाइम नहीं है। लहुरा देव व कोल्डी हवा भारत, इलाहाबाद के आसपास। गेहूं के प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान। कृषि एवं पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य गुपकराल भारत, ये कहां आता है? जम्मू कश्मीर में। कृषि के साथ पशुपालन आ जाए तो गुपकराल, केवल पशुपालन आ जाए तो आदमगढ़। गर्त आवास, ठीक है, मानव कंकाल के लिए बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ऐसा मिलना थोड़ा सा बड़ी बात हो गई। ऐसा मिलना थोड़ा सा मतलब ऐसा कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, अब कारण तो अपन नहीं जान सकते हैं, लेकिन दमदमा से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद से, ये जॉर्ज कनिंघम साम, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के जनक। भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रमाण मतलब सबसे प्राचीन मानव जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया है, कहां से मिला है? हथनोरा सीहोर से, नर्मदा नदी घाटी से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना भोपाल में हुई, कब हुई? 1984। एमपीपीएससी नहीं, अन्य कई राज्यों की स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जॉर्ज कनिंघम साहब। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना जॉर्ज कनिंघम के प्रयासों में हुई। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। पुरातत्व संरक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया था? सर जॉन मार्शल। बंग भंग याद करो 1905, कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, इसका नाम क्या किया गया? भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग। और 1905-6 में जो सर जॉन मार्शल है उसको इसके प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया प्रॉपरली। फलक संस्कृति किसे कहा जाता? फलक संस्कृति मैंने आपको बोला ना, नुकीले, तो ऐसे फलक निकाल के जो हथियार बनाते थे तो मध्य पुरापाषाण काल को। मक्का के पहले साक्ष्य मेक्सिको से, मक्का मेक्सिको, और हमारे मक्का सिटी छिंदवाड़ा, मक्का फेस्टिवल छिंदवाड़ा। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं जिनमें तांबे और पत्थर का उपयोग, मतलब आगे तांबा लगा दिया, पीछे पत्थर से मुष्ट बना लिया, तांबे से मुष्ट बना लिया, तांबे और पत्थर का प्रयोग करके ताम्रपाषाण कालीन स्थल जिसे ताम्रवती नगर व तांबा संस्कृति की राजधानी भी कहा जाता है, ये कहाँ है? आहड़ राजस्थान। पीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। आहड़ राजस्थान। आहड़ को बनास सभ्यता भी कहा जाता है। मध्य राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास। 4 दीवारी युक्त घर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो 4 दीवारी युक्त घर के साक्ष्य बालाथल राजस्थान से। कायथा उज्जैन ताम्रपाषाण कालीन स्थल से बस्तियां, किलाबंद बस्तियां जो है उनके प्रमाण मिले हैं। कायथा उज्जैन से क्या मिले हैं? किलाबंद बस्तियां हैं, उसके जो प्रमाण है वो मिले हैं। फिर ये देखिए सांखला साहब। नवदा टोली खरगोन में ताम्रपाषाण सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? एचडी सांखलिया साहब, महान पुरातत्ववेत्ता, जिन्होंने ताम्रपाषाण स्थल के रूप में नवदा टोली खरगोन, नवदा टोली सांखलिया जी, नवदा टोली सांखलिया जी। अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा जोरवे संस्कृति स्थल देमाबाद। अब तक का सबसे बड़ा जोरवे संस्कृति स्थल देमाबाद। जोरवे संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले हैं? अहमदनगर महाराष्ट्र से भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण, सिंधु सभ्यता, सर जॉन मार्शल ने इसे सेंधव सभ्यता कहा। क्या कहा? सेंधव सभ्यता। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने कहा? इतिहासकार पिगट महोदय ने। किसने कहा है? इतिहासकार पिगट। प्री में भी पूछा हुआ, मेंस में भी आया हुआ है। रेडियो कार्बन C14 विधि के द्वारा सिंधु सभ्यता का समय लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी, 2350 से 1750। कमेंट में ज़्यादा आपने को ऐसा नहीं करना है, मेरे को ध्यान है 2350 से 1750, एनसीईआरटी में 2250 से 1750, बस ये एक आइडियल याद रख लेना है। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता, इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया, दजला फरात नदियों के किनारे, और मिस्र की सभ्यता नील का गिफ्ट। मेसोपोटामिया सभ्यता किन नदियों के किनारे थी? दजला फरात। सर्वाधिक सेंधव स्थल कहां खोजे गए? गुजरात से। देखो जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान बड़ा इतराया कि हमारे साथ देखो सारी संस्कृति, सारे सभ्यता स्थल हमारे साथ आ गया। भारत में जब खोजबीन हुई तो सामने इतने सेंधव स्थल खोज लिए कि आप कह ही नहीं सकते, और आज सबसे ज्यादा सेंधव स्थल हमारे यही हैं। इसमें आजादी के बाद पहला खोजा गया सेंधव स्थल जो था वो कौन सा था? लोथल।
प्रमुख सैंधव स्थल और उनके खोजकर्ता, शॉर्ट में रिवीजन, अभी सब खत्म हो जाएगा। हड़प्पा 1921 पहली साइट जो खोजी गई दयाराम साहनी। हड़प्पा से जो विशेष चीज क्या मिली है, R37। R37 हड़प्पा सैंधव स्थल से खोजा गया एक कब्रिस्तान का नाम। R37 क्या है, हड़प्पा सैंधव स्थल से खोजा गया एक कब्रिस्तान। राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसका जो है उत्खनन कार्य किया और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसके खोजकर्ता। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी। राय बहादुर दयाराम साहनी नाम याद रखना है। चहुंदड़ो ये पाकिस्तान में है, इसकी खोज NG मजूमदार ने की। चांद, चहुंदड़ो, वक्राकार ईंटें, वक्राकार मतलब चांद जैसा आकार, कहां से, चहुंदड़ो पाकिस्तान से। और चहुंदड़ो से क्या मिला, लिपस्टिक और काजल के प्रमाण चहुंदड़ो से। वक्राकार ईंटें, चांद, वक्राकार श्रृंगार, याद करो, है ना। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में स्थित है, SR राव ने खोजा। और भोगवा नदी के किनारे से यहाँ पे क्या मिला है, गोदीबाड़ा, विशाल गोदीबाड़ा या डोक यार्ड, जहाज खड़े करने की जगह। हाथी दांत का पैमाना मिला है, कंगी मिली है, ठीक है, भूकंप के प्रमाण मिले हैं लोथल से, और युगल शव जो है उसके प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, चावल की भूसी के प्रमाण मिले, बहुत सारे प्रमाण मिले। कालीबंगा जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले, ये राजस्थान में है, गग्गर नदी के किनारे है, इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष। बनावली हरियाणा में RS बिष्ट द्वारा, वैसे बनावली वैसे बिष्ट साहब हरियाणा। धोलावीरा गुजरात JP जोशी साहब। रोपड़ पंजाब लाल साहब। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल, सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी सुतको गेंडोर स्टाइन साहब ने, सैसे सुतको गेंडोर सैसे स्टाइन। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सैंधव सभ्यता कितने एरिया में फैली थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और आकार कैसा था इसका, त्रिभुजाकार, ट्राइंगल शेप। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे जो मेटल के मुख्य प्रमाण मिले कांसे के मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर संबंध प्रणाली, मतलब जो यहाँ पर नगर जो पूरा सिस्टम था, अर्बनाइजेशन, नगर नियोजन जो है वो ग्रिड सिस्टम पे था। ग्रिड सिस्टम मतलब सड़कें 90 डिग्री पे काटती है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह भी सिंधु सभ्यता की देन मानी जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्राक्षर थी, जिसे पढ़ने का पहला प्रयास किसने किया था, अब ये नया क्वेश्चन, लावाडेल। कौन सी थी, भाव चित्राक्षर, और किसने की थी, लावाडेल ने। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, बेटा फटाफट से देख लो, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, मात्र सत्यात्मक। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज में यूनिट 2 हिस्ट्री एंशिएंट, ठीक है। और इस सीरीज के साथ आप लोगों को GLC IAS MPPSC ऐप से टेस्ट सीरीज लगानी है, बड़ा आनंद आएगा। मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा नगर के अधिकांश निवासी जो है अपना मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसको देखा था, क्योंकि लोगों ने क्या किया, हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो वाला एरिया, यहां से क्या है, ईंटें निकाल कर ले जा रहे थे, हो ईंटों की माइंस खान, ठीक है। चार्ल्स मेसन ने देखा रेलवे के विकास में, वो भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि ईंटें बनानी नहीं पड़ रही, क्या लेना देना सभ्यता स्थल से। बाद में दयाराम साहनी जी ने मार्शल के नेतृत्व में 1921 में सैंधव स्थल की आधिकारिक खोज की, जिसमें पहला स्थल हड़प्पा था। लोथल गुजरात गोदीबाड़ा मिला, जहां जहाज खड़े होते थे। अंतिम समय में सिंधुवासी मुख्य रूप से कार्नियोफेसियल मानसिक आघात जैसी बीमारी से गंभीर थे, और ये जल्दी से फैल रही थी, और इस कारण से उनकी मृत्यु हुई। ऐसा एक नया तथ्य अभी कुछ खोजों में आया है। तो बीमारी का नाम ध्यान रखना, ये एक मलेरिया टाइप की बीमारी है, मानसिक टाइप की, मलेरिया और मानसिक दोनों मिला के कार्नियोफेसियल मानसिक आघात और मलेरिया जैसी बीमारी। प्रमुख नगर हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। देखो इन दोनों नगरों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना। मेरी मौसी का नाम मैंने हमेशा इसी से याद रखा, मेरी मौसी का नाम है हरा मौसी, भूलते नहीं है। हरा मौसी हड़प्पो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे, प्राचीन नाम दशनती। और जब इसका प्रवाह पाकिस्तान में हो जाता है वर्षा काल में, तो इसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है बेटा, हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हकरा। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर ये यूपी में, और सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी, हिंडन। बनावली सरस्वती नदी के किनारे, विलुप्त सरस्वती नदी। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे। अब आ जाती वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता से जितना रिवीजन कर सकते थे हम लोगों ने कर लिया। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक गणित का मुख्य अंग
अब वैदिक गणित जी तो उसका मुख्य अंग था शुल्व सूत्र। 7 शुल्व सूत्र को वर्तमान में जाना जाता है। इसका विषय ज्यामिति गणित जो रहती है उससे संबंधित है। वैदिक गणित का मुख्य अंग शुल्व सूत्र। ठीक है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसमें अर्थवेद जादू टोने वाला शामिल नहीं है, बाकी तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के प्राचीन में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? मनु, जिन्होंने हिंदू कानून संहिता लिखी, मनुस्मृति, जिसे हिंदू कानून शास्त्र भी कहा जाता है और आज भी इसे ही माना जाता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था, मतलब ऋग्वेदिक काल में गायों की संख्या के आधार पर अमीरी गरीबी का मूल्यांकन किया जाता था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सर्वाधिक बार यही शब्द प्रयोग हुआ है और यह शब्द प्रयोग हुआ है भगवान इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों ने नहीं की है, वेदों की रचना देवताओं ने की है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूक या कर्णाद। देखो, कोई भी बात अगर होती तो विशेष बात तो अपन क्या कहते हैं? कान में कहते हैं। किसमें कहते हैं? कान में। और सामने वाला कोई व्यक्ति देख रहा होता तो वो देखता मुझे उल्लू बना रहे हैं। वैशेषिक दर्शन, उल्लूक, कर्णाद। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल, ऋग्वेदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं या 10 राज्य युद्ध, रावी नदी, जिसका उस समय क्या नाम था? परुष्णी, और इसमें राजा सुदास विजय रहे थे। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी बताई? तो हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6, उत्पादन का 1/6। एशिया माइनर स्थित बोगाजकाई का महत्व। एशिया माइनर या मध्य एशिया से जो बोगाजकाई अभिलेख मिला, इसका हमारे लिए इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम। वैदिक काल में प्रचलित निष्क क्या थे? तो वैदिक काल में निष्क था स्वर्ण आभूषण, और आगे चलकर ये क्या बन जाएगा? आपकी एक मुद्रा, करेंसी। प्राचीन भारतीय दर्शन के आधार ग्रंथ, जो प्राचीन भारतीय दर्शन है उसके आधार ग्रंथ है उपनिषद। ज्ञात उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? कमेंट करके बता दूं। अध्यात्म का ज्ञान, ये मुझे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में मैंने देखा, यूपीपीसीएस में देखा या नहीं देखा है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, पीएससी में पूछा शायद। ठीक है, कंठोपनिषद में आत्मा परमात्मा के ज्ञान का उल्लेख किया गया। किसका? मेंस में आया हुआ क्वेश्चन शायद। कंठोपनिषद में आत्मा परमात्मा का ज्ञान, इसमें क्या होता है कि नचिकेता और यम है, उनके संवाद के माध्यम से आत्मा परमात्मा का ज्ञान कंठोपनिषद में दिया गया है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा माना जाता है? सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल मुनि। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम हमने को प्रमाण कहां से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा। कहां से? अतरंजी खेड़ा। लोहे का उपयोग पहली बार किस काल में हुआ? तो लोहे का पहली बार उपयोग मानव में अपने जो अपने ऐतिहासिक स्रोत है उस अनुसार उत्तर वैदिक काल में। कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखित है? यजुर्वेद, जिसमें कर्मकांड एवं यज्ञ का उल्लेख है। यजुर्वेद गद्य व पद्य। वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित थी? तो सभा व समिति, मंत्रिपरिषद। सभा, मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक काल में देखिए आप, वैदिक युग में कैसी प्रचलन, जैसे आज है वैसे ही डेमोक्रेटिक सिस्टम, गणतंत्र व्यवस्था थी, जहां जनता अपने राजा का चयन करती थी। अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा, उसमें सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां है का उल्लेख कहां मिलता है? तो अर्थवेद में ऐसा कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन माना जाता है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन, जैसे हमारी गोत्र लिखते हैं ना अपन, जाति के साथ गोत्र का भी उल्लेख करते हैं, यह प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आया। वैदिक कालीन प्रमुख शब्द एवं उनके वर्तमान नाम: यव, जो, व्रीहि, चावल, प्रियांगु, काली मिर्च, पाकमोदनम, खीर। ठीक है, और अमाजू, अविवाहित रहकर जो कन्याएं अध्ययन अध्यापन में अपना काम करती थी। उपाध्याय, शिक्षक। ठीक है, यह शब्दावली प्रचलित थी। संस्कृत का प्रथम व्याकरण माना जाता है आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। संस्कृत का प्रथम व्याकरण आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों की कुल संख्या 18, पूछा हुआ है पीएससी ने। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। वैदिक समाज के आधारभूत इकाई, जैसे परिवार बोलते हैं, हमारी आधारभूत इकाई क्या है? अभी परिवार। समाज की आधारभूत इकाई परिवार, तो उस समय भी परिवार ही थी। उसको किस शब्द से पुकारा? कुल या कुटुंब। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड जो है वो ऋग्वेदिक काल से, और उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड।
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है जेंदे अवेस्ता। कौन सा है? जेंदे अवेस्ता। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जेंदे अवेस्ता, और इसकी तुलना किससे की गई? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद की तुलना इससे, क्योंकि ऋग्वेद में जो वर्णन बहुत सारा मिलता है वो बहुत सारा वैसा का वैसा वर्णन जेंदे अवेस्ता में भी मिलता है ना। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत किसने दिया था? कि जो आर्य है, आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस, इस बुक में बीजी तिलक साहब ने, लौह पुरुष बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऋग्वैदिक कालीन नदियां और उनके आधुनिक नाम: अस्किनी, चिनाब, बिपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, वितिस्ता, झेलम, सदानिरा, गंडक, शतुद्री, सतलज, द्वंशदती, गग्गर। महाजनपद की प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है, तो महाजनपदों की जानकारी होती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, और जैन धर्म में आपका क्या बोलते हैं इसको, भगवती सूत्र से। उसके अलावा पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उल्लेख है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में केवल 15 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का पूर्ण उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश में स्थित महाजनपद इन 16 में से कौन से थे? 2 चेदी जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था जिसकी राजधानी शुक्तिमती, दूसरा अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन था। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो जैन धर्म के साहित्य की भाषा प्राकृत या अर्धमागधी। और जो बौद्ध धर्म है उसकी भाषा क्या थी? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी बेटा? पाली। और महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, साल वृक्ष के नीचे, बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, और महावीर स्वामी जी को साल वृक्ष के नीचे। आप मेरे साथ देख रहे हैं रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज ऐप पे, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे कंटेंट को फॉलो करना नहीं शुरू किया है तो निश्चित रूप से 21 मई के परिणामों में अंतर मेरी ये सीरीज लेके आएगी, ठीक है बेटा। और टेस्ट सीरीज इसके साथ आपको पक्का लगानी है। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को जो केवल्य ज्ञान है उसकी प्राप्ति हुई। महावीर के पहले अनुयायी कौन माने जाते हैं? जामिल, उनके दामाद। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? तो उनके उपदेश पूर्व में लिखे हुए हैं। महावीर के अनुयायी उन्हें किस रूप में जानते थे? निग्रंथ, बंधनों से मुक्त है जो। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक? थेरा मीन्स उपदेशक। तो सुधर्मना जो है जैन धर्म के प्रथम थेरा हुए। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में। दिलवाड़ा जैन मंदिर, इससे भी पीएससी ने 2013-12 में क्वेश्चन पूछे हैं। ये कहाँ है? माउंट आबू में। किससे बने? सफेद मार्बल से बने हैं, राजस्थान में। मंत्री कौन था? चामन का मंत्री कौन था? विमल शाह। उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया। श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्यागे, मतलब मोक्ष प्राप्त किया। दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? तो भद्रबाहू जी महाराज दक्षिणी भारत लेकर गए इससे। प्राचीन जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार प्रेरित है सांख्य दर्शन से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। अपन चर्चा कर रहे थे, वहां पे चामुंडराम नाम जो है वो थोड़ा गलत आ गया था। जो श्रवणबेलगोला है उसका निर्माण जो है चामुंडराय ने करवाया था। और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, दिलवाड़ा जैन मंदिर है राजस्थान के माउंट आबू में, इनका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। लेकिन ये मंत्री किसके थे? गुजरात के चालुक्य नरेश भीम के, ठीक है, इनके द्वारा। और जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है इसके वास्तुकार थे वास्तुपाल व तेजपाल, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं अपन। श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में? कर्नाटक के द्वारा। निर्माण चामुंडराय जी के द्वारा। दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? भद्रबाहू जी ने। प्राचीन जैन साहित्य को आगम, ये देख लिया था, 23वें तीर्थंकर देख लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी प्रेरणा से जैन धर्म को अपनाया था? तो भद्रबाहू जी महाराज की प्रेरणा से। अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन धर्म का। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से। इसमें क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल। यापनीय संप्रदाय का संबंध किससे? तो यापनीय संप्रदाय का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, तो देखो इसको ऐसे याद रखना, स श्वेतांबर स्थूलभद्र जी, और दिगंबर संप्रदाय जो है वो आपका भद्रबाहू जी महाराज। कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौमनली, कौशाम्बी, यूपी जो है दोनों धर्मों के लिए चिन्हित है। जनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो अभी अपन ने चर्चा की थी भगवती सूत्र, पाणिनिकृत महाभाष्य। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचिता भद्रबाहू जी।
जैन धर्म की प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र जी महाराज। जैन धर्म की द्वितीय संगति क्षमा श्रवण जी की अध्यक्षता में। महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ एशिया। अब यह आपको मुझे बताना है कि इन्हें किसने कहा था? जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, इन्हें एशिया का लाइट हाउस या ज्योतिपुंज किसने कहा था? गौतम बुद्ध के सारथी, जिनके साथ वो पहली बार गए नगर भ्रमण पे, वो कौन थे? चन्ना। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आलार कलाम को। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो बुद्ध ने पहली शिक्षा प्राप्त की थी सांख्य दर्शन की। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु माने जाते हैं रुद्रक, और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो इन्होंने लौकिक भाषा पाली का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछ ले तो भी देख लिए, और बौद्ध धर्म के भी देख लिए। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि, किस प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा। क्या कहा जाता था प्रविष्टि को? उपसंपदा। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले, तो धार्मिक जुलूस जो है पहली बार बौद्ध धर्म ने ही प्रारंभ किए व्रज स्तर पर। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था मोगली पुत्र तिस्त ने। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व, भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया मैत्रेय को। किसे माना गया है? मैत्रेय। पतंजलि की रचना अष्टाध्यायी, अच्छा, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, संस्कृत का पहला व्याकरण, और जो महाभाष्य है वो अलग चीज है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं जो किसमें मिलती है आपको? जातक ग्रंथों में। धमेक स्तूप है ना, धमेक स्तूप बहुत फेमस है। जैसे मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। ये कहां से संबंधित है? धमेक स्तूप सारनाथ, यूपी। बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली गणराज्य था वैशाली। क्षणिकवाद का सिद्धांत, क्षण में सब समाप्त हो जाएगा, संसार क्षण भंगुर है बौद्ध धर्म में। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। देखो, कुछ मानवीय भूलें हो सकती है, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो इंस्ट्रक्शन नहीं होता, चीजें जो डेटाबेस है वो बहुत अलग तरीके से चलता है, बिना टाइम गैप के पढ़ाना होता है। तो ऐसी मानवीय भूलों को आप हृदय में ना रखें, प्रिंट की भूलों को भी ना रखें। डिस्क्लेमर है कि आपको इसमें कोई अशुद्धि लगती तो आप हमारे ध्यान में लाए, हम उसको जरूर शुद्ध करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु द्वारा सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के, स्थान सप्तपर्णी गुफा राजगृह, किसकी अध्यक्षता? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में सबकामीर की अध्यक्षता में और कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्त की अध्यक्षता में अशोक के द्वारा करवाई गई। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के द्वारा वसुमित्र की अध्यक्षता में। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक, जहां पे बुद्ध को अभी अपन ने चर्चा की, तो एडविन अर्नोल्ड। क्यों? लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक एडविन अर्नोल्ड। मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग प्रचलित है बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र तिथि मानी जाती बैसाख पूर्णिमा। नालंदा बौद्ध विहार का संस्थापक कुमारगुप्त। विक्रमशिला बौद्ध विहार के संस्थापक धर्मपाल, बंगाल के पाल राजा। शिव धर्म के संत नयनवार कहलाए। जो शिव धर्म के उपासक थे वो संत क्या कहलाए? नयनवार। और वैष्णव धर्म के जो थे वो अलवार संत कहलाए। भारत का प्राचीनतम धर्म कौन सा माना जाता है? शिव धर्म ही माना जाता है। जैसे अपन सैंधव काल में देखते हैं पाशुपति की पूजा, एक सिंगी बेल की पूजा, तो शिव धर्मी। एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। पाटलिपुत्र संप्रदाय के संस्थापक आचार्य लकुलिश। ये पाटलिपुत्र गलत छप गया है, ये शिव जो है पाटलिपुत्र नहीं होना चाहिए था, यहाँ के ऊपर कुछ और होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है। ये पाटलिपुत्र गलत छप गया है, इसकी जगह है पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक। हाँ, वही मुझे लग रहा था पाटलिपुत्र कहाँ से आ गया है। नोट कर लेना बेटा 158 नंबर कॉपी पे पाशुपति ऐसा का ऐसा लिख लेना, ताकि वो जब पीडीएफ सही करेंगे तो ध्यान में रहेगा। 158 पाशुपति। शिव के भैरव अवतार की पूजा करने वाला संप्रदाय कापालिक संप्रदाय। और यहां से पीएससी ने लगातार 3 साल तक क्वेश्चन उठाए थे। कालामुख संप्रदाय का धर्म संबंध किस धर्म से है? तो शिव धर्म से। विष्णु धर्म के संत क्या कहलाए? अलवार संत। एकमात्र महिला अलवार साध्वी अंडाल। नेक्स्ट, गुप्त शासक वैष्णव या सनातन धर्म के अनुयायी थे।
भागवत धर्म का प्रथम पाषाण स्मारक किससे माना जाता है? तो भागवत धर्म का प्रथम पाषाण स्मारक विदिशा के गरुड़ स्तंभ जो हेलियोडोरस द्वारा स्थापित है। ठीक है, ये रहा। किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह प्रतीत होते हैं? तो अपोलोडोटस के जो सिक्के थे उस पर पहली बार भागवत धर्म के चिन्ह प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट, पितृहंता राजवंश के रूप में जाना जाता है हर्यक वंश, क्योंकि बिंबिसार की हत्या जो है किसने करी? उसके बेटे अजातशत्रु ने, अजातशत्रु के बेटा उसके बेटे उदयन ने। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंदुसार का अन्य नाम क्षणिक। मगध की राजसत्ताओं पे शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक राजवंश, क्रमबद्ध रूप से, है ना। और संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, जिन्हें क्षणिक नाम से भी कहा जाता है। और इन्होंने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? विवाह की नीति अपनाई थी। अजातशत्रु, जिसे कुणिक नाम भी जाना जाता है, वो बिंबिसार का पुत्र था। पाटलिपुत्र के संस्थापक हर्यक वंश के शासक उदयन। देखो, अजातशत्रु है, उसने क्या किया था? जो शूलकंठक और रक्त मूषलक है उसका प्रयोग करके अपने पिता की हत्या कर दी। फिर अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने कर दी, इन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके। तो ये पितृहंता वंश कहलाया। फिर देखो, जो आपके बिंबिसार है, इन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित की थी? गिरिव्रज में। अजातशत्रु को वहां ठीक नहीं लगा, वो राजगृह आ गया। उदयन ने जब अपने पिता की हत्या कर दी तो उसका राजगृह में मन नहीं लगा और उसने गंगा के किनारे एक नए नगर की स्थापना करी, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक राजा उदयन। शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है तो महापद्म नंद को, इसे एकराट की उपाधि भी दी गई है पुराणों में। नेक्स्ट, पाणिनि किसके राजपुरोहित थे? महापद्म नंद के। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? जन्मेंद्र अग्रमीज घनानंद, है ना। कौन था? जन्मेंद्र अग्रमीज घनानंद। प्रथम ईरानी आक्रमण दारा प्रथम ने किया था। प्रथम यूनानी आक्रमण सिकंदर के द्वारा। दारा प्रथम ने अपने कुल 23 प्रांतों में 20वां प्रांत किसे बनाया था? तो दारा प्रथम ने अपना 20वां प्रांत भारत को घोषित किया था। उत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का जन्म किसके संपर्क में आने से हुआ? तो खरोष्ठी लिपि यूनानियों के संपर्क में आने से। देखो, ये लिपियों का जो प्रचलन है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एरिया वाइज, मैप के वाइज ध्यान रख लोगे तो बढ़िया रहेगा। ये वाला मागधी ब्रह्मी लिपि क्षेत्र, इसके आगे वाला भाग ये खरोष्ठी लिपि क्षेत्र, इसके आगे वाला भाग यूनान से लगता हुआ अरामाई का, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप। फिर एकमात्र दक्षिणी महाजनपद था अश्मक। एकमात्र दक्षिणी महाजनपद कौन सा था? अश्मक, जिसकी राजधानी पोतनिया। वितिस्ता का युद्ध किनके मध्य हुआ था? वितिस्ता का युद्ध, जिसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, हाइडोस्पिसिस की लड़ाई भी कहते हैं, दो प्रजातियों के बीच की लड़ाई, सिकंदर व पोरस के मध्य। और ये युद्ध जो है, पोरस क्यों हार गया था? बारिश आ जाने के कारण हाथी पागल हो गए थे। अखिल भारतीय सत्ता के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे विशाल साम्राज्य और दक्षिण विजय की जो पहली घटना है वो सब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापित किया, इसको पूरी अच्छी तरह से कथा में कहा है मुद्रा राक्षक में विशाख दत्त ने। तो मुद्रा राक्षक के लेखक विशाख दत्त, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना को कहानी के रूप में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी भारत में विजय करने का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कर लिया और शरणबेलगोला में उपास के द्वारा प्राण त्याग दिए। अमित्रघात एवं सीएसएन के नाम से जाना जाता है उसका बेटा बिंदुसार। तक्षशिला के 2 विद्रोह किस मौर्य शासक ने दबाए थे? बिंदुसार ने। सम्राट बनने से पहले अशोक क्या थे? अवंती का गवर्नर। धम्म का प्रतिपादन अशोक मौर्य ने किया। शिलालेखों की परंपरा, मतलब पत्थरों पर मैसेज लिखवाने की परंपरा किन्होंने प्रारंभ की थी? अशोक ने। अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट किसमें कहा है? भाब्रू स्तंभ लेख में। कलिंग युद्ध जो बहुत फेमस है, जो अशोक का हृदय परिवर्तन करता है, खारवेलों के विरुद्ध उड़ीसा वाले क्षेत्र में, अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, जो बाद में उनका 5वां प्रांत बना। कंटक शोधन जो है, कंटक शोधन क्या था? तो मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता। कांटे को शोधित करो, साफ करो, मतलब फौजदारी न्यायालय। मौर्य काल में कर चोरी पर दंड क्या था? तो मौर्य काल में चोरी को इतना बड़ा अपराध माना जाता था कि उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। अपनी पुस्तक इंडिका में मेगस्थनीज को भारत में क्या बताया? तो उसने भारत के समाज को बताया कि 7 जातियों में विभक्त है। इंडिका के लेखक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, है ना, सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका लिखी। वर्तमान में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार केंद्र किसे माना जाता है? तो वर्तमान में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार केंद्र दीक्षा भूमि नागपुर को माना जाता है। और मध्य प्रदेश के 5 बौद्ध सर्किट तीर्थ जो बनाए जा रहे हैं उसमें भी इसका एक नाम शामिल है। बौद्ध संघ के नियम लिपिबद्ध किए गए हैं। तो बौद्ध संघ के नियम लिपिबद्ध किए हैं विनय पिटक में। ये भी पीएससी प्री में पूछा हुआ है,
ठीक है। बिंदुसार की 500 लोगों की मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या कहलाता था? खल्लाटक। बिंदुसार अनुयायी था, वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वोच्च मौर्यकालीन अधिकारी को क्या नाम दिया गया? तीर्थ। और तीर्थों की संख्या उन्होंने अपनी पुस्तक में कितनी बताई है? 18। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों पे थी, राज व्यवस्था पे थी। समाहर्ता मौर्यकाल में कहा जाता था, मौर्यकालीन राजस्व विभाग का प्रधान समाहर्ता कहलाता। तीर्थ क्या कहलाता था? समाहर्ता। मौर्यकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। चक्र नहीं है, चक्र है, ये लिखना बेटा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 204 चक्र करना है। चक्र क्या कहा जाता था? चक्र। नोट कर लो बेटा, वो बाद में भूल जाएंगे। पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे? पुष्यमित्र शुंग ने। बरहूत स्तूप सतना का निर्माण किसने कराया? भूत स्तूप नहीं है, हो जाता है भूत स्तूप नहीं, बरहूत स्तूप सतना का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किन्होंने? पुष्यमित्र शुंग ने। हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो शुंग नरेश भागभद्र के शासनकाल में भारत आए। कालिदास की रचना मालविकाग्नि में किन 2 नगरों का उल्लेख है? तो अमरकंटक और अवंती। और इस मालविकाग्नि में क्या है कि भाई जो उज्जैन या अवंती की जो राजकुमारी है मालविका और शुंग नरेश अग्निमित्र है, उनकी प्रेम कथा का उल्लेख है। और बादल अमरकंटक में बरस कर क्या होते हैं? अपने प्रेयस को अपना प्रेम पत्र भेजते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन है, मतलब अपने क्या बोलते हैं शब्दों को वहां प्रकट करते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन माने जाते हैं? देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। और उसकी हत्या की वासुदेव कण्व ने और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व। इसको एक वर्ड में याद रख लेना, ये कण्व वंश एक बार में याद हो जाएगा, कवासु। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने देवभूति की हत्या करके की। इसका अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन। कवासु, कण्व वंश, वासुदेव संस्थापक, अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। स से सातवाहन, स से सिमुक और स से शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। शीशे के सिक्के सबसे पहले सिमुक ने चलाए। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र। गाथा सप्तशती के लेखक कवि हाल। अब बोल रहे और भाई क्या हालचाल, गाथा सुनाओ, या वही गाथा चल रही, वही कथा चल रही है। तो गाथा सप्तशती कवि हाल। व्रत कथा के लेखक कवि गुणाढ्य। सिकंदर किस दर्रे को पार करके भारत पहुंचा था? तो खैबर दर्रे को। बाबर भी इसी दर्रे को, खैबर दर्रे को पार करके पहुंचा था। और खैबर दर्रा वर्तमान में जोड़ता है पाकिस्तान अफगानिस्तान को हिंदू कुश पर्वतमाला में। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर ने चलाए थे। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे, उसमें भी कौन था? मिनेंडर। मिलिंद पन्हो पुस्तक में उल्लेख मिलता है। तो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और जो नागसेन है बौद्ध भिक्षुक, उनकी धर्म चर्चा का शास्त्रार्थ का उल्लेख इसमें मिलता है। भारत में शको या सीथेन की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं। शको का अंत करने के कारण अवंती नरेश राजा विक्रमादित्य को किसकी उपाधि दी गई? शकारी की। पार्थियन, जिन्हें पहलव भी कहते हैं, मूलतः किस देश के थे? तो पहलव इराक के थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कदफिसस। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क ने जब मगध विजय करी तो वहां से अश्वघोष इनके साथ आए और कनिष्क को बुद्ध धर्म के बारे में ज्ञान देना प्रारंभ किया और बाद में कनिष्क ने बुद्ध धर्म को आत्मसात कर लिया। इसी कारण से बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार इन्हीं कार्यों से कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को ही कहा जाता है। अश्वघोष की अन्य प्रमुख रचनाएं सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। चतुर्बोध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उनकी रचना कौन सी थी? महाविभाषा सूत्र, संस्कृत भाषा में। और बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है महाविभाषा सूत्र, जो वसुमित्र जी ने लिखी थी। हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध है, तो हेलेनिस्टिक आर्ट कुषाण कालीन गांधार मूर्ति कला। मतलब हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब क्या कि हमारे यहाँ जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें पहले से जो प्रचलित था उसमें यूनानी प्रभाव, ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है? हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, तो भारतीय कला पर जो आपका यूनानी प्रभाव है इंडो ग्रीक शैली, उसको हेलेनिस्टिक आर्ट के रूप में, और इसका पहला उदाहरण गांधार मूर्ति कला। गांधार एवं मथुरा शैली का उद्भव कुषाण नरेश कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क रेशम वर्ष मार्ग के लिए भी जाना जाता है। चीन से होते हुए यूनान तक जो व्यापार करने का मार्ग था रेशम मार्ग, कनिष्क काल की घटना ही है। सर्वाधिक शुद्धता युक्त स्वर्ण सिक्के सबसे पहले मिनेंडर ने चलाए इंडो ग्रीक ने, और सबसे प्योरिटी वाले स्वर्ण सिक्के कुषाण राजवंश ने प्रारंभ किए थे। संगम काल के 3 प्रमुख राजवंश कौन थे? चेर, पांड्य, चोल। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। प्रथम
पूर्णतः सनातनी वंश माना जाता है गुप्त राजवंश को। गुप्त राजवंश का राज के चिन्ह गरुड़, और गरुड़ क्या है? भगवान नारायण की सवारी। आप मेरे साथ देख रहे हैं रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज, और अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो बेटा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, ऐप डाउनलोड करना, पीडीएफ भी करेक्ट होके वहीं पे मिलेगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज बेटा इसके साथ लगाओ, 10 15 20 टेस्ट भी लगा लिए तो निश्चित रूप से आपको बड़ा आनंद आएगा। हुणों के आक्रमण से किस राजवंश का अंत आ गया था? गुप्त राजवंश का। मतलब गुप्त राजवंश के समाप्त होने का पहला मुख्य कारण हुणों के आक्रमण। ये नंबर लिख लेना बेटा। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? पुनर्जन्म के सिद्धांत का। जैसे कर्म करोगे कर्म फल के साथ आपको आगे योनि प्राप्त होगी, ये सांख्य दर्शन में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंटेज स्मिथ ने कहा था। और किस पुस्तक में कहा? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। विंसेंट स्मिथ है ये, VA नहीं है, कोई बात नहीं, VA भी सही है, पूरा नाम वही आएगा। विंसेंट स्मिथ, पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है स्वभोग नगर, वर्तमान एरण सागर। सागर अभिलेख में पहली बार जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जो है क्रमबद्ध रूप से, सिस्टमेटिक रूप से गुप्त वंश में प्रारंभ हुआ। भारत की किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास जी, महाकवि कालिदास जी की रचना, वह पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो 3 चीनी यात्री आए थे, फाहियान, फाहियान, उसके बाद हेनसांग और तीसरा इत्सिंग। ये 3 चीनी यात्री आए थे। फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। हेनसांग हर्षवर्धन के समय, और इत्सिंग राजपूत काल में 7वीं शताब्दी में, राजपूत काल में। तीनों को ध्यान में रखना है, आ सकता है कभी क्रमबद्धता से। फिर फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाले पहले चीनो भिक्षु यात्री व अनुवादक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य एवं विद्या का महान केंद्र कौन सा था? महान केंद्र था उज्जैन। कौन सा केंद्र था? महान केंद्र उज्जैन। गुप्त काल की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसे उसके संस्थापक श्री गुप्त हैं, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 बीसी ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय गुप्त संवत भी प्रारंभ किया। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जानी जाती थी? दिनार के नाम से। गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रुपयक। अजंता कलाकृतियां संबंधित है गुप्त काल से, इसका विषय है बौद्ध धर्म। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में। कहां मांगी थी? बोध गया में। मेघवर्मन श्रीलंका के राजा समुद्रगुप्त के समय। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर किसे माना जाता है? तो देवगढ़ यूपी का दशावतार मंदिर सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। और गुप्त काल का ईंटों से बना मंदिर कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नगरीय संस्कृति पूरी, उसके बाद अचानक से वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति में कबीलाई समाज से ग्रामीण समाज, और धीरे धीरे जनपद और महाजनपद की संस्कृति आई जो आगे बढ़ती रही। लेकिन गुप्त काल के बाद ही धीरे धीरे क्या होगा? नगरों के स्थान पर पुनः ग्रामीण संस्कृति का प्रचलन आने लगा। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा भी गुप्त काल में आरंभ हुई। गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है विष्णुगुप्त को। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार विशाख दत्त। व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचनाकार वरामिहिर। अष्टांग हृदय के रचनाकार वाघभट्ट। अष्टांग हृदय किससे संबंधित ग्रंथ है? चिकित्सा से संबंधित। ये सब गुप्त काल में लिखी गई है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। हुणों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय शासक कौन था? स्कंदगुप्त। तो हुणों के आक्रमण झेलने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। सूफिया अभिलेख रीवा, इसमें क्या मिलता है? तो सूफिया अभिलेख रीवा, और इसमें पूरी गुप्त वंशावली मिलती है, गुप्त शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। मंदसौर प्रशस्ति कुमार गुप्त प्रथम के दरबारी वत्सभट्टी द्वारा रचित, इसमें रेशम व्यापार, व्यापारियों की श्रेणी व दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। मंदसौर प्रशस्ति से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। वीणा वादन में निपुण शासक गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त, जिसे उसकी मुद्राओं में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे, जिनमें प्रमुख धन्वंतरी कालिदास, वरामिहिर, शंकु, अमर सिंह। मतलब जो विक्रमादित्य थे उनके लगभग नवरत्न थे, जैसे अकबर के थे वैसे ही। तो धन्वंतरी, कालिदास, वरामिहिर, शंकु, अमर सिंह इत्यादि। पारे का आविष्कार या उपयोग पहली बार प्रारंभ हुआ गुप्त काल में। भारत में पहला सफल हूण आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तोरणमान के नेतृत्व में। और हूण आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? तो सती प्रथा के आक्रमण के, सती प्रथा के उल्लेख के साथ साथ ही, ये सही कर देना बेटा अमित, जो आक्रमण की जानकारी मिलती है वो हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है एरन अभिलेख में। कर लिया ये हूण, ये है उद्घाटन नहीं है, उद्योतन। उद्योतन सूर्य की रचना कौन सी है? कुवलयमाला। और कुवलयमाला में किसकी जानकारी मिलती है? हूण साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कुवलयमाला, ये आरएस परीक्षा में आया हुआ है। रचनाकार उद्योतन सूरी, विषय हूण साम्राज्य की स्थापना। कलहण, इन्होंने रचना लिखी संस्कृत में, किताब का नाम राजतरंगिणी, और इसमें मध्यकालीन कश्मीर 8वीं से 12वीं शताब्दी का कश्मीर का क्रमिक इतिहास मिलता है। कलहण, रचना राजतरंगिणी, भाषा संस्कृत, विषय कश्मीर का 8वीं से 12वीं शताब्दी का क्रमिक इतिहास। कन्नौज के मोखरी वंश, मोखरी वंश का संस्थापक राजा मोखर, और इस वंश का अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, जिसकी हत्या शशांक व जो आपके मालवा के नरेश देव उनके द्वारा कर दी जाएगी। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। ठीक है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व। इन संवत से भी एक बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पिछली बार ही पूछा था कली संवत। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। हर्षचरित्रम कादंबरी के लेखक बाण भट्ट। रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध का वर्णन है। रवि कीर्ति ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी? रवि कीर्ति ने। इसमें किसका उल्लेख है? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच के युद्ध का। और क्या लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर लिया? युद्ध जीत लिया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नई सीमा निर्धारित कर दी गई, नर्मदा नदी। इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई तथा इनकी सीमा निर्धारित हुई, नर्मदा सीमा। पवित्र बोधि वृक्ष काटने वाले बंगाल का शासक कौन थे? गोंड नरेश शशांक। ठीक है, जिन्होंने ग्रहवर्मा के साथ साथ हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या भी की थी। ग्रहवर्मन की जो हत्या की थी उसमें इसका साथ दिया था देवगुप्त ने, मालवा के शासक देवगुप्त। प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद नामक नाटक की रचनाएं किसने करी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मतलब जो हर्षवर्धन है इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, प्रभाकर वर्धन के समय। बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को जीत लिया अपने जियाजी ग्रहवर्मा की मृत्यु का बदला लेने के लिए। ठीक है, और वो भी उन्होंने लिया और कन्नौज को भी जीत लिया, अपनी राजधानी बना दिया। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था तो मथुरा। बाणभट्ट के गुरु का नाम भरचू। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु। शिल्पकादिकारम की रचना, अब ये जो आपका संगम काल है वहां से संबंधित रचना है। तो शिल्पकादिकारम जो है तमिल भाषा का सबसे मुख्य ग्रंथ माना जाता है इलंगो। इसके रचनाकार इलंगो। तमिल साहित्य की रचना में संगम का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे दक्षिणी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्रथम तमिल व्याकरण किसे कहा जाता है? तोलक्कापियम। प्रथम संगम का आयोजन मदुराई, द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम और तीसरे संगम का आयोजन पुनः मदुराई में हुआ। तो 3 संगम आयोजित हुए, पहला मदुराई, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा वापस मदुराई। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम तमिलनाडु, और हेनसांग यहां भी गया था घूमने। कीर्ता अर्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबारी थे? तो पल्लव नरेश श्री विष्णु के। महाबलीपुरम के एक पाषाण या एकाश्म मंदिर जो है उसका निर्माता पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। और द्राविड़ शैली की शुरुआत पल्लव काल से मानी जाती है, मंदिरों की निर्माण शैली। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय चीनी यात्री हेनसंग भारत आया और उसने कांचीपुरम की यात्रा की। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कांची के कैलाशनाथ मंदिर से मानी जाती है। द्रविड़ स्थापत्य से लेकर शुरुआत, पहला मंदिर कौन सा आता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कांची के कैलाश मंदिर तथा शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल, 9वीं शताब्दी। देखो चोलों का एक प्राचीन राजवंश है, ठीक है, वो अपन इतना हिस्ट्री में पढ़ते नहीं है। ये मध्यकालीन चोल है, ज़्यादा फेमस है, वहीं से अपन पढ़ते हैं 9वीं शताब्दी में। चोलों की राजधानी थी तंजावुर, तमिलनाडु। वर्तमान में तंजौर, उस समय तंजावुर, तमिलनाडु। नटराज की मुद्रा वाली जो शिव प्रतिमा है, इसका जो निर्माण या ये किसकी देन है? तो चोल वंश की देन माना जाता है।
दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा किस राजवंश के लिए? चोल वंश के लिए। और भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थानीय स्वशासन का उदाहरण भी कहां से मिलता? चोल वंश। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल, राजधानी तंजौर तमिलनाडु। इनकी विशेषताएं क्या होगी? नटराज की मूर्ति जो शिव को समर्पित है, सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा या नौसेना में सबसे ज्यादा आगे, ठीक है। और तीसरी चीज इनकी क्या हो गई आपकी? स्थानीय स्वशासन में श्रेष्ठ राजवंश माना जाता है चोल वंश। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर जो विश्व का सबसे सुंदर हिंदू मंदिर माना जाता है, ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसका निर्माण चोल राजा राजराजा प्रथम ने कराया था। किससे बना है ये? ग्रेनाइट से। गंगा नदी का पानी दक्षिण भारत ले जाकर गंगा तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, ठीक है। मतलब हाथियों पे गंगा नदी का पानी भर के दक्षिण में ले जाया गया और वहां पे गंगा तालाब की स्थापना की। उत्तर मेरु अभिलेख में चोल कालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये फैक्ट मेंस में भी काम आ सकता है कि किस अभिलेख में चोल कालीन दृढ़ या अच्छे स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, किस अभिलेख में? तो उत्तर मेरु अभिलेख। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये देखिए आप, आकाश में पत्थर मंदिर कैसे बनते हैं, सेम नज़ारा आपको देखना है। तो इतना उन्नत तो नहीं, लेकिन लगभग ऐसा ही। धर्मराजेश्वर जो अपना मंदसौर में है, चंबल नदी के किनारे, वो आप देख सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। और दंतीदुर्ग ने क्या किया था? 752 ईस्वी में एक संघ बनाया और संघ बनाकर अरबों को यहां से खदेड़ दिया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूट नरेश प्रथम। देखो ये हिस्ट्री है, एक साथ दिमाग में नहीं जाती है। वीडियो को आराम से पॉज कर करके पढ़िएगा। बहुत कुछ आपका पढ़ा हुआ है, जो नया लगे उसको 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगी बेटा। और इस ब्रह्मा सीरीज के साथ टेस्ट सीरीज लगाओ, कहना मान लो मेरा। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत, महाराष्ट्र। राष्ट्रकूट राजवंश एकमात्र दक्षिणी भारत के राजवंश था जिसने कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। देखो कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष हुआ और उस त्रिकोणीय संघर्ष में 3 राजवंश आए। बंगाल का पाल वंश, मध्य भारत का गुजर प्रतिहार राजवंश और दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश। शासक इंद्रजीत तृतीय के समय अरब यात्री अलमसूदी भारत आया। अलमसूदी किसके समय भारत आया? इंद्र तृतीय के समय। और मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये भी पीएससी ने पूछा हुआ, किसने दिया था? अलमसूदी ने। भारतीय वर्षा के संदर्भ में अलमसूदी ने मानसून शब्द दिया था। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ये दोनों क्वेश्चन पीएससी प्री में पूछे गए। शांति पुराण के लेखक कवि पौन, दक्षिणी भारतीय कवि पौन शांति पुराण के लेखक। हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों का अंकन मिलने वाली एलोरा की गुफाओं का विकास किन्होंने किया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तेलव द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6th माना जाता है, ठीक है। इसका दरबारी कवि कौन था? कल्हण का भाई विल्हण। 2 भाई थे, एक भाई उत्तर भारत में चला गया, एक भाई दक्षिण में ही रह गया। और इसके दरबारी कवि विल्हण व विज्ञानेश्वर। और विल्हण की प्रसिद्ध रचना विक्रमादित्य 6th के ऊपर विक्रमांक देव चरित लिखी इन्होंने, ठीक है। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह के द्वारा। वातापी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। तो जो वातापी या बादामी है, ये मुख्य चालुक्य शाखा थी, पहली शाखा थी। इसका महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को हराया, वही ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति की। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन था? विटा प्रथम। काकतीय राजवंश का संस्थापक विटा प्रथम। एवं सबसे शक्तिशाली शासिका रुद्रमा देवी। साउथ इंडियन मूवी देखते तो रुद्रमा देवी देखा होगा, जय जय माँ, है ना? तो रुद्रमा देवी। बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने करी। उसका बेटा कौन था? धर्मपाल, जिसने क्या किया था? इन्होंने अपना जो कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष उसमें भाग लिया था। गोपाल पाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? प्रारंभ में मुंगेर। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल नरेश धर्मपाल। क्षेत्रीय शासक भी आ रहे हैं उस समय के। देखो मैंने पूरा बांध के हिस्ट्री को रिवीजन कराने का प्रयास किया है, कम से कम तथ्यों में पूरी हिस्ट्री आप निपटा पाए, है ना। और देखो ये अमर वीडियो रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बेसिक सुधारने के लिए बेस्ट वीडियो रहेंगे, टाइम सेविंग। बंगाल में सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे और ये किसके दरबारी थे? सेन शासक लक्ष्मण सेन के। जयदेव रचना गीत गोविंद, दरबारी किसके? आश्रित कवि लक्ष्मण सेन जी के। हिंदी में अभिलेख अंकित करवाने वाले पहले शासक भी बंगाल के लक्ष्मण सेन थे और इस सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन के द्वारा। कश्मीर की महारानी दिद्दा किस राजवंश से थी? उत्कुल वंश से। कल्हण लोहार वंश के शासक श्रीहर्ष के दरबारी थे। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किसके दरबारी थे? श्रीहर्ष के वंश, लोहार वंश।
गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, यहाँ पे नाम अलग अलग मिलते हैं, मैंने जो ली है शाखा वो मध्य भारत वाली शाखा ली है। राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग और नागभट्ट ने 752 में एक संघ बनाकर अरबों को यहाँ से खदेड़ दिया था। कन्नौज के गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो कन्नौज के गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव और अंतिम शासक था जयचंद। अंतिम शासक जयचंद। गढ़वाल शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो इनकी खानदानी उपाधि थी काशी नरेश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान 551 एडी। चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मालवा के परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज। गुजरात में सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। गुजरात के अंतिम हिंदू शासक माना जाता कर्ण सिंह, ये कर्ण हो गया, कर्ण सिंह। कर्ण द्वितीय को गुजरात के अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एसेंट हिस्ट्री का जबरदस्त जो पूरा रिवीजन है आपने गुरुजी के साथ रामबाण ब्रह्मा सीरीज में किया है। बेटा इसको शेयर करो, गुरुजी के इस प्लेटफॉर्म को जितना सपोर्ट करोगे हनुमान जी महाराज आपको कृपा करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। कल अपन मिडाइवल हिस्ट्री खत्म कर लेंगे और परसों मॉडर्न हिस्ट्री को एक साथ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इसके साथ टेस्ट सीरीज पक्के से लगानी है ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट आए। और एक निवेदन और, 21 मई के बाद 22 तारीख 23 तारीख को मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9907708855 9907708855। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है कि रामबाण ब्रह्मा सीरीज और टेस्ट सीरीज से आपको कितना लाभ मिला। और यही मेरी दक्षिणा होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों को सच में ये वास्तव में कितना फ़ायदा देती है। मैं तो ज़रूर बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों के मैसेज आएंगे वो मेरे लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।